उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव अभी बड़ा दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता दिख रहा है। वजह है यहाँ बदलता दलित वोट बैंक और उसे लेकर के कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान। देखिए, खास नजर है नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर, जो पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसी इलाके में बड़ा दांव चला है। देखिए, कांग्रेस ने उत्तराखंड के दलित नेता और पूर्व विधायक यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी। सवाल है, क्या कांग्रेस का ये दाव चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश है? और आखिर पश्चिमी यूपी में दलित वोटों की इतनी बड़ी अहमियत क्यों है? आइए पूरा सियासी गणित समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि पश्चिमी यूपी इतना अहम क्यों है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ भौगोलिक तौर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये यहाँ की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दलित, मुस्लिम, जाट, गुज्जर और ओबीसी समेत कई बड़े सामाजिक समूह चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं और वजह है यही कि पश्चिमी यूपी में किसी भी राजनीतिक दल की पकड़ सिर्फ कुछ सीटों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर पूरे प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। अब बात दलित राजनीति की करते हैं। पश्चिमी यूपी कभी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का मजबूत इलाका माना जाता था। मायावती ने दलित वोट बैंक, खास करके जाटव समाज के मजबूत समर्थन के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी ताकत बनाई थी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी की राजनीतिक प्रभाव में कमी आई है। इसी खाली जगह में आजाद समाज पार्टी और उसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं सालों से। चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी के सहारनपुर क्षेत्र से आते हैं और नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं। दलित युवाओं के बीच में उनकी राजनीतिक पहचान तेजी से बनी है और उनकी कोशिश सिर्फ एक सांसद तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति के एक बड़े केंद्र के रूप में आजाद समाज पार्टी को स्थापित करने की है। यही कांग्रेस की चिंता और रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस ने यूपी संगठन को 6 जोन में बांटा और इन जोन की जिम्मेदारी नए राष्ट्रीय सचिवों को दी है। खास बात यह है कि पश्चिमी यूपी की कमान कांग्रेस ने संजीव आर्य को सौंपी है। संजीव आर्य दलित समुदाय से आते हैं और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के बेटे हैं। यशपाल आर्य उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो संजीव आर्य खुद भी विधायक रह चुके हैं। देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति है उसको समझने के लिए एक और बात यहाँ महत्वपूर्ण है। पार्टी ने पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी दी है और इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी भी सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रख करके बांटी गई है। यानी कि कांग्रेस यूपी में संगठन को सिर्फ मजबूत करने की इस बार कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि अलग अलग इलाकों में सामाजिक समीकरण के हिसाब से अपने चेहरे कांग्रेस उतार रही है। अब संजीव आर्य के जिम्मे कौन कौन से इलाके हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि पश्चिमी जोन में संजीव आर्य को मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के जिले दिए गए। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर जैसे महत्वपूर्ण जिले जो हैं वो शामिल है। यानी कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक छोटे इलाके की नहीं है। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्से की कमान संजीव आर्य को सीधे तौर पे दी है। वहीं पश्चिमी यूपी के बाकी हिस्सों को अगर ब्रज जोन में रखा गया है, जो की जिम्मेदारी कृणाल चौधरी को दी गई है। उनके जिम्मे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और फर्रुखाबाद जैसे जिले हैं। देखिए, इसके अलावा कांग्रेस ने मोहम्मद हन्नान को अवध, वरुण चौधरी को प्रयाग और चंद्र जांगीड़ को बुंदेलखंड, अभिषेक दत्त को पूर्वांचल जोन की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी यूपी की ही हो रही है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि यहाँ एक तरफ चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दलित वोटर के बीच में अपना आधार मजबूत करना चाहती है। और कांग्रेस के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित वोट कई सीटों पर चुनावी नतीजा बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं, यानी कि पूरा का पूरा समीकरण बदल सकते हैं ये। और यहाँ एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला दिखाई देता है चंद्रशेखर आजाद का। राजनीतिक आधार पश्चिमी यूपी में ही है, वो सहारनपुर क्षेत्र से आते हैं और नगीना से सांसद हैं। वहीं कांग्रेस ने उसी क्षेत्र में एक दलित को और राजनीतिक परिवार से आने वाले नेता को संगठन की कमान सौंपी। इसीलिए इसे सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति मानने के बजाय कांग्रेस की चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।
अब संजीव आर्य को ही क्यों चुना गया है, तो इसके पीछे उनकी सामाजिक पहचान के अलावा भौगोलिक और राजनीतिक कनेक्शन भी अहम माने जा रहे हैं। देखिए, संजीव आर्य उत्तराखंड से आते हैं, आपको बताया मैंने, और उत्तराखंड की सीमा पश्चिमी यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से लगती है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद ये है कि वो इस इलाके की राजनीति और सामाजिक समीकरणों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और उनके पिता यशपाल आर्य उत्तराखंड के बड़े राजनीतिक चेहरों में हैं और सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। यानी कि संजीव आर्य के पास राजनीतिक विरासत भी है और क्षेत्रीय समीकरणों की समझ भी पूरी रखते हैं। अब आगे असल सवाल ये कि क्या कांग्रेस सीधे चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दे रही है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ये हालांकि नहीं कहा है कि संजीव आर्य की नियुक्ति चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए की गई है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए दोनों की राजनीति का एक महत्वपूर्ण साझा आधार पश्चिमी यूपी का दलित वोटर है। और यही वजह है कि कांग्रेस की इस नियुक्ति को चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खास तौर पर दलित युवाओं के बीच सक्रियता और मुद्दों को लेकर के आक्रामक रुख पर हमेशा आधारित रही है। अगर आजाद समाज पार्टी पश्चिमी यूपी में अपना दलित आधार और मजबूत करती है तो इसका असर कांग्रेस समेत उन सभी दलों पर पड़ सकता है जो दलित वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अलग अलग वक्त पे अलग अलग इन्होंने नारे भी दिए। यहाँ मायावती का फैक्टर भी अब समझना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि एक समय पश्चिमी यूपी में बीएसपी और मायावती का मजबूत राजनीतिक प्रभाव था। जाट वोट बैंक बीएसपी की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार रहा। मायावती इसी व्यापक दलित समर्थन के सहारे यूपी की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रही और 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन अब दलित राजनीति में नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इसी बदलते राजनीतिक ये जो स्पेस है उसको, खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस की चुनौती यही है कि अगर दलित वोटर किसी नए राजनीतिक विकल्प की तरफ चला जाता है तो फिर कांग्रेस के लिए यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाना खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए पार्टी संगठन के स्तर पर ही मुकाबले की तैयारी करती हुई अभी से दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ दलित वोट से चुनाव नहीं जीता जाता है, ये भी सच्चाई है। पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित बड़ा जटिल है। यहाँ दलितों के साथ साथ देखिए जाट हैं, मुस्लिम हैं, गुज्जर हैं, ओबीसी और अन्य सामाजिक समूह भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस के सामने सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव कम करना चुनौती ही नहीं है, उसे एक ऐसा सामाजिक गठजोड़ तैयार करना होगा जो विधानसभा चुनाव में सीट में इसे तब्दील कर सके। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के सामने भी चुनौती आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीत दर्ज करना एक बात है और पूरे पश्चिमी यूपी में विधानसभा स्तर पर संगठन को खड़ा करना दूसरी बात है। उन्हें अपने प्रभाव को सिर्फ दलित युवाओं तक सीमित रखने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन में इसे बदलना होगा। तो 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में क्या खेल बन रहा है, क्या खेला होगा। एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और बीएसपी का पुराना दलित आधार भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी भी, समाजवादी पार्टी भी अपने अपने सामाजिक समीकरणों के साथ मैदान में है। इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी सिर्फ सीटों का इलाका नहीं रहने वाला। यहाँ दलित वोटों पर पकड़, जाट मुस्लिम समीकरण, ओबीसी समर्थन और स्थानीय नेतृत्व सब मिलकर चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं।